Man, you see this Mark Zuckerberg building this $270 million bunker? If you have $1 billion, we have learned that you can do whatever you want to do. When Elon Musk wants to send things in space, he don't have to ask nobody's permission. Congress don't meet. Senate don't meet. No police department gotta be warned. He don't need a permit. None of that. If you got $1 billion, you do what you want to do, and then you tell them what you did. मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, पीटर थिल, ये दुनिया के 3 बड़े बिलियनर्स हैं। लेकिन ये बिलियनर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये याट नहीं खरीद रहे, ये प्राइवेट जेट नहीं खरीद रहे, ये खरीद रहे हैं बंकर्स। ये बंकर्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स बंकर्स क्यों बना रहे हैं? क्या दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाली है? क्या दुनिया में क्लाइमेट चेंज से कोई डिस्टर्बेंस आने वाली है? क्या कोई टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आने वाली है? या कहीं दुनिया में पेंडेमिक फैलने वाले हैं? इन बिलियनर्स को ऐसा क्या पता है जो आपको और मुझे नहीं पता? क्योंकि आप और मैं अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए किसी भी ऐसे पेंडेमिक में हम अपनी फैमिलीज़ को किसी बंकर में लेकर नहीं जा सकते। सो आज इनको ऐसा क्या पता है और ये बंकर्स की कहानी है क्या, और ये बंकर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर आसाइश से, दुनिया के हर नेमत से मुझे नवाज रखा है। लेकिन लिटरली मैं इन लोगों के बंकर्स देख रहा हूँ और मैं देखकर हैरान हो रहा हूँ कि क्या सही किस्म का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है देख के कि ये इनके बंकर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मार्क ज़करबर्ग की कहानी। मार्क ज़करबर्ग जो बंकर बना रहे हैं ये $270 मिलियन की प्रोडक्ट है। इतना पैसा लगा रहे हैं जिस बंकर पे वो हवाई में मौजूद है। 5000 स्क्वायर फुट ये बंकर ज़मीन के अंदर है। और मज़े की बात पता क्या है, जितने वर्कर्स इस बंकर पे काम कर रहे हैं, जो उनका ये घर है, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग ने 1400 एकड़ ज़मीन खरीदी है हवाई में, ये जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं उन सब ने NDA साइन किया हुआ है। NDA नॉर्म आम तौर पर, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को कहते हैं। और बहुत दफ़ा कंपनीज़ के लिए हम भी करते हैं कि आप अपने सप्लायर के साथ, और हम ज़्यादातर अपने सप्लायर और अपने वेंडर्स के साथ करते हैं कि जो हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं ये बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA वो तमाम उन वर्कर्स के साथ साइन कर रहे हैं जो इस बंकर पे काम कर रहे हैं। अब इस बंकर की खूबसूरती पता है क्या? इस बंकर की खूबसूरती ये नहीं है कि ये कितना लग्जूरियस है और इसके अंदर कितनी एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है, इसमें अय्याशी का कितना सामान है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बंकर में एस्केप के लिए हैच मौजूद है। इस बंकर के जो दरवाजे हैं वो ब्लास्ट रेजिस्टेंट हैं, यानी कि बहुत बड़ा अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए और ब्लास्ट हो तो इसके दरवाजे प्रोटेक्ट करेंगे। ये है बंकर की खूबसूरती। ये बंकर इतना बड़ा है कि इसके अंदर इनडोर पूल्स हैं, इसके अंदर जिम है, AI बेस्ड मेडिकल स्वीट्स इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोपोनिक गार्डन्स हैं, यानी इस बंकर के अंदर ही खाना यानी खुराक, फसलें वो उग सकती हैं हाइड्रोपोनिक मेथड के ज़रिए। और इस बंकर के अंदर लिविंग एरिया, प्राइवेट लिविंग एरिया है, लाइब्रेरी है, यू नेम इट। जो आसाइशें आप अपने घर के लिए सोच सकते हैं वो सारी इस बंकर के अंदर मौजूद हैं जो ज़मीन के नीचे होता है। अच्छा, जो बंकर के हैं ना ये कोई नए नहीं है। बंकर्स पुराने ज़माने से, धात के ज़माने से, आयरन के दौर से, आयरन एज जिसको कहते हैं, तब से दुनिया में कॉमन है। और ये बंकर्स लोग बनाते थे पिट के, अर्थवर्क्स के, ताकि अपने ख़ानदानों को, अपने कबीले को किसी हमले से प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन बंकर ज़्यादा कॉमन हुए दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, और उस दौर में जो बंकर्स बने वो अपनी कमांड को प्रोटेक्ट करने के लिए बने। दिस इज़ हाउ द बंकर्स एक्चुअली वर्क। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बंकर दिखाता हूँ, और ये बंकर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या क्या लोग बनाते हैं। सो द कंपनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड ओपिडम। और ओपिडम एक कंपनी है जिसका ताल्लुक तो स्विट्ज़रलैंड से है। कंपनी का पूरा नाम है ओपिडम एल हेरिटेज, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी चेक रिपब्लिक में बंकर्स बनाती है। और ये जो बंकर्स बनाती है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बंकर्स रशियन माफिया के लिए भी यूज़ होते हैं। दुनिया के अमीर तरीन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उनको यूज़ करते हैं। और ये जो नाम है ना ओपिडम, जिनको नहीं पता, सेल्टिक यूरोप के दौर में एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो ऐसे ही छुप कर पहाड़ों में रहती थी।
और गारों में रहती थी, उस कम्युनिटी से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही रख दिया है ओपीडम। इनके जो बंकर्स हैं वो एयर टाइट होते हैं, गैस टाइट होते हैं, यानी किसी लीकेज में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा जो इस बंकर में रह रहा होगा। इसके अंदर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यानी एयर प्योरीफाई होती रहती है जो बंकर के अंदर ही मौजूद होती है, और ये नेटो स्टैंडर्ड पे बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा ज़रा माजी में जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में 2 बड़े इंटरेस्टिंग काम हुए थे। पहला काम ये हुआ था कि फ्रांस ने मैगेनॉट लाइन डेवलप की, यानी फ्रांस ने बेसिकली ये किया कि फ्रांस का वो बॉर्डर जो इटली से, बेल्जियम से, जर्मनी से लगता है, अगर हम इस पूरे के ऊपर एक दीवार बना दें, एक कंक्रीट वॉल ऐसी बनाएं जो बड़ी मजबूत हो। उस ज़माने में जंग के दौरान, जंग अजीम 2 के दौरान, जो फ्रांस के अंदर मिनिस्टर ऑफ वॉर हुआ करते थे उनका नाम था आंद्रे मैगेनॉट, और आंद्रे मैगेनॉट की बेसिस पे इस दीवार का नाम रख दिया गया मैगेनॉट वॉल। अब ये दीवार 1929 में बननी शुरू हुई, 1938 तक बनती रही, लेकिन बेल्जियम खड़ा हो गया। बेल्जियम ने शिकायत की फ्रांस के साथ और कहा कि बराए मेहरबानी ये दीवार मत बनाएं। तो फ्रांस ने कहा भाई क्यों ना बनाएं। तो बेल्जियम ने कहा देखें, अगर जर्मन से बचने के लिए आप ये दीवार बना रहे हैं, नाज़ीज़ के अटैक से बचने के लिए, तो आप तो दीवार बनाकर दीवार के पार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम रास्ते में मारे जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, हम तो मदद के लिए आपको नहीं बुला सकेंगे, लिहाजा ये दीवार मत बनाएं। एंड फाइनली फ्रांस ने उनकी बात सुनी। फ्रांस लिसन टू देम एंड दे डिड नॉट डू इट एनी फर्दर। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्कड एट दैट टाइम। अब मुझे पता है आपके जहन में फौरन आया होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना ने भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार बनाई। और अगर आप ट्रंप की बात करें तो ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैक्सिको के साथ दीवार बनानी है। दीवारें हमेशा कौमों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये जो बंकर्स हैं इसमें मुझे बड़ी चुभन हो रही है। क्योंकि चुभन इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक इंसान को, एक ख़ानदान को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। मतलब एक मिनट के लिए ज़रा सोचें, मैं अगर मोबाइल कंपनी में, लेट से मेरी मोबाइल कंपनी, मैं मोबाइल फ़ोन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं भाई ये मैं फ़ोन अपने बच्चों को नहीं देता, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जहरीली प्रोडक्ट, तो इमेजिन करें आपका क्या रिएक्शन होगा। भाई सारी दुनिया को बेचते हो और हमें मना करते हो और ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं देते। सोशल मीडिया, अगर एलॉन मस्क की बात करें या मार्क ज़करबर्ग की बात करें, दे हैव क्रिएटेड सोशल मीडिया, दे ओन सोशल मीडिया। ये वो हैं जो कहते हैं दुनिया आपस में कनेक्टेड रहे, लेकिन जब बंकर्स की बारी आएगी तो मैं सिर्फ अपने ख़ानदान को बचाऊंगा। क्या हिपोक्रेसी है, नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी है। एनीवेज, मैं आपको बंकर्स दिखा रहा था और अभी आपको एक और बंकर दिखाता हूँ, और ये प्रोजेक्ट है कैंसस में, यूएस के अंदर ये प्रोजेक्ट हो रहा है और इसका नाम है सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट। और इनके बंकर सस्ते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन से तकरीबन 3 मिलियन डॉलर्स के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको इंडोर पूल भी मिलेगा। कैन यू इमेजिन, इंसान अपने आप को मौत से बचाने के लिए क्या क्या हरबे सोचता है। कैन यू इमेजिन दैट। इंडोर पूल भी है, इसके अंदर क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं और हाइड्रोपोनिक गार्डन्स भी मौजूद हैं। ये जो कैंसस सिटी में सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 15 फ्लोर्स जो ज़मीन के नीचे हैं, जो आपको देखने से महसूस नहीं होते, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए, एनीथिंग ऑफ लग्जरी दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट इज अवेलेबल हियर। जैसे ही आप इस डोम को देखते हैं, पहला फ्लोर वो है कि जिसके ऊपर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बाद अगले फ्लोर के ऊपर मैकेनिकल लेवल है, फिर मेडिकल बे है और फिर फूड स्टोर है, और अगले 7 फ्लोर्स के ऊपर लग्जरी लिविंग है। ये उन बिलियनर्स के लिए जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए। ये वो 75 लोग हैं जो इसमें समा सकते हैं, यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 75 लोग रह सकते हैं। और ये जो 7 फ्लोर की लिविंग है, इसके बाद शुरू होता है एक पूरा फ्लोर क्लासरूम्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बार और जिम के लिए और सिनेमा के लिए। अब मज़े की बात ये कि अगर आप एक मिलियनेयर हैं या आप एक बिलियनेयर हैं और आपने सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट में रजिस्टर करा लिया, तो ये पहला काम पता है क्या करेंगे, ये आपसे आपके इंटरेस्ट पूछेंगे और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड गूगल सर्च की तरह उस कीवर्ड से रिलेटेड जो मटेरियल इनको पूरी दुनिया से मिलेगा, ये उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड कर लेंगे ताकि कल को आप कभी इस लाइब्रेरी में, क्लासरूम में आते हैं तो आपके पास वो सारा मटेरियल अवेलेबल है। जब दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब चल रहे हैं, दुनिया के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है, आधी दुनिया ख़त्म हो चुकी है,
आप सुकून से बैठकर अपनी किताबें पढ़ें और हर वो मटेरियल पढ़ें जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में इनको बताया था कि आपका इसमें इंटरेस्ट है। व्हाट अ लग्जरी दे आर क्रिएटिंग। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बिलियनर्स बंकर्स पर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनको ऐसा क्या पता है जो आपको और मुझे नहीं पता? अगर इनके रीजंस को समझने की कोशिश करें तो जो छोटे से रीजंस हैं उनमें दो रीजंस मेरी समझ में आते हैं। एक ये कि अगर आप पीटर थियल को देखें, अगर आप सैम ऑल्टमैन को देखें, ये वो लोग हैं जो अपने आप को फ्यूचरिस्ट कहते हैं कि हम लॉन्जेविटी के लिए, दुनिया को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं, हम फ्यूचर में रहने वाले लोग हैं तो हम मुस्तकबिल की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन बंकर्स। द अदर रीज़न यू कैन थिंक ऑफ इज़ कि ये एलीट है। वो कहते हैं ना बिग बॉय टॉयज़ हैं ये, तो ये बिग बॉयज़ हैं और उनके ये बिग बैड टॉयज़ हैं जिनको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर ये सेकेंडरी रीजंस हो सकते हैं, ये मेन रीज़न नहीं हो सकता। मेन रीज़न ये है कि दे थिंक ऑफ एंड दे प्रोबेबली नो समथिंग दैट वी डोंट। एक रीज़न ये हो सकता है कि दुनिया के अंदर इन्हें ये लगता है कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है जिसमें इन्होंने अपने आप को बचाना है। इस वक्त दुनिया में 14,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, 14,000, इनफ टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स चलेंगे कब? दैट्स द क्वेश्चन। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे आर जस्ट प्रोबेबली वन मिस इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम बीइंग एक्टिव। दे आर जस्ट वन प्रॉक्सी वॉर अवे। दे आर जस्ट प्रोबेबली वन AI वीडियो अवे। आज एक मिस इन्फॉर्मेशन आ जाए तो दूसरा मुल्क चला देगा। आज एक इंसान नेगोशिएशन के लिए टेबल पर ना बैठे तो दूसरा मुल्क हमला कर देगा। ये ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि दिस इज़ नॉट गॉड, ये अटैक का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ कर बात करें वरना हम रिटेलिएट करेंगे। एंड पाकिस्तान इवन सेड दैट कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम एटम बम चलाएंगे। तो अगर कोई दूसरा मुल्क सुनने को तैयार ना हो तो इवेंचुअली रिजल्ट यही निकलेगा। और दुनिया में आज मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दिस कुड ऑल्सो मीन कि दुनिया के अंदर प्रीएम्प्टिव वॉर, जिसको प्रीएम्प्टिव फर्स्ट स्ट्राइक कहते हैं, और वो आपने ऑलरेडी देखा। आपने देखा कि ईरान और इसराइल की वॉर में यूएस ने पार्टिसिपेट किया। अब ये बात समझने वाली है। ये जो प्रीएम्प्टिव फर्स्ट स्ट्राइक है इसका मतलब ये होता है कि हमें लगता है कि दूसरा मुल्क हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें लगता है कि वो हमला कर देगा, इससे पहले कि वो हमला करे हम हमला कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव फर्स्ट स्ट्राइक। और ये प्रीएम्प्टिव फर्स्ट स्ट्राइक दुनिया में कॉमन होती जा रही है। स्पेशली जो यूएस की इंगेजमेंट रही है ईरान के साथ, उसमें आपने ऑलरेडी देखा कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस वे टू वर्क। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वर्ल्ड वॉर 3 को नहीं रोक पाएंगे। दिस इज हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन इज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाना ही काफ़ी नहीं है। देयर कुड बी अदर रीजंस। और मेरी नज़र में कुछ और चीज़ें भी हैं जो हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज, जो कि बड़ी हद तक प्रोजेक्ट हाफ की क्रिएशन हो सकती है, और इसके हवाले से इंशाल्लाह किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि ये मैन मेड है। अगर ये मैन मेड है तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि जो बिलियनर्स अचीव करना चाहते हैं, और अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो दुनिया में सुनामीज आएंगे, दुनिया में अर्थक्वेक आएंगे। और अभी रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया विच इज़ 8.8। दिस इज़ ह्यूज। तो अगर ये सब कुछ होने लगा दैट मीन्स कि बिलियनर्स को पता है कि आगे क्या होने वाला है। लाइकवाइज जो एक थर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा प्रोबेबल है, शायद आज से 5 साल पहले मैं नहीं मानता, आज शायद इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज दुनिया में वैक्सीन्स अनकंट्रोलेबल होती जा रही हैं। और वैक्सीन्स का कंट्रोल न सिर्फ अनकंट्रोलेबल है, अनचेक्ड है। कोई इसको देख नहीं रहा है, कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बीज़ की। अब ये ज़ॉम्बीज़ सुनने में लगता है कि ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आएंगे, ये कोई एलियंस नहीं है। दे वुड बी क्रिएटेड विद इन दिस वर्ल्ड। और ये ज़ॉम्बीज़ की मूवी, जिसको शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी में इग्नोर कर देता, ये कहकर कि क्या बकवास किस्म का हॉरर क्रिएट करने की कोशिश की है, बट इसको मेन स्ट्रीम बना दिया। एवरी सेकेंड डे देयर इज़ अ ज़ॉम्बी मूवी और देयर इज़ अ ज़ॉम्बी सीरीज़, या ज़ॉम्बीज़ के ऊपर कार्टून्स आ रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ को आपकी ज़िंदगी का पार्ट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नॉर्मलाइजेशन हो सके। सो दिस वुड बी अ क्रिएशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल
कंपनीज प्रॉबेबली, आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन ये सब वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद इन बिलियनर्स के पास है, आपके और मेरे पास है नहीं। अब ऐसे में आपने और मैंने करना क्या है? जब हमारे पास बंकर्स नहीं है, हम अपने खानदानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, व्हाट वुड वी डू? एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एक मिनट के लिए सपोज कर लें कि पूरी दुनिया में एटम बम चल जाते हैं। जब एटम बम चलते हैं तो क्या होता है? जब एटम बम का धमाका होता है ना, तब आग फैलती है। वो जो आग फैलती है वो ऊपर की तरफ भी उठती है और वो ऊपर उठते उठते स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन के ऊपर आसमान का वो हिस्सा है, वो सर्कल है, वो एरिया है कि जहाँ पर बारिश नहीं होती है। सो अगर ये आग वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर न्यूक्लियर क्लाउड आ जाता है। पूरी दुनिया के ऊपर एक न्यूक्लियर विंटर छा जाएगा और दुनिया में चीज़ें उगेंगी नहीं। जब चीज़ें उगेंगी नहीं तो आप क्या करेंगे? आप वापस अपने आबाओ अजदाद के दौर में जाएंगे और आप हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे। बट यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो शिकार आता नहीं है और हमारे बच्चे तो खून देखकर डर जाते हैं। वो तो मुर्गी ज़बा हो रही हो तो कहते हैं ओह आई कांट सी द ब्लड। हमने अपने बच्चों को इतना सिसी पैदा किया, हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। हम ईद के दिन कसाई ढूंढते हैं, हमें ज़िबा करना नहीं आता। सो ये वो चीज़ें हैं जिनकी किल्लत है और ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, ये फर्स्ट रिएक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, ये सर्वाइवल ट्रेनिंग होनी चाहिए थी जो हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे मौके पर आपको बीज की ज़रूरत होगी, ऐसे मौके पर आपको अगर तो कुछ उग गया तो आपको बीन्स की ज़रूरत होगी कि आपके पास होने चाहिए। बीन्स होंगे तो आप कुछ खा लेंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स तो पूरे होंगे। और इसके अलावा आपके पास एक मेडिकल टिकट हमेशा घर में होनी चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर बिफोर कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक मेडिकल किट अपने घर में बना कर रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करें, आज से किट बना कर रखें ताकि आपके पास ये फैसिलिटीज़ हो कि कभी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए आप अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें। एंड ऑलवेज नो कि आपके नेबरहुड के अंदर कौन है जिसका बेसमेंट है और किसका बेसमेंट ज़्यादा गहरा है, ताकि आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को प्रोटेक्ट कर सकें। ये बिलियनर्स अपने बंकर्स में आपको और मुझे नहीं घुसाएंगे। हमें अपनी और अपने ख़ानदानों की हिफाजत खुद करनी है। अपने बच्चों को शिकार सिखाएं, खुद भी शिकार करना सीखें। अपने बच्चों को ज़राअत सिखाएं, चीज़ें उगाना सिखाएं। अपने घरों में मेडिकल किट ले के रखें और ये नोट करके रखें कि कहाँ आपके इर्द गिर्द एक बेसमेंट है। कभी भी कुछ भी हो जाए तो अपने आप को और अपने ख़ानदान को प्रोटेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बिलियनर्स की, ये ट्रिलियनर्स की या हुकूमत की नहीं है। उस वक्त आने पर, ऐसा वक्त आने पर सब हाथ उठा देंगे। आपको अपनी और अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी खुद निभानी है। मैं हूं इम्तिनान अहमद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।